रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म फाइल होता है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। हमने बात की थी अगर डिबेंचर का केस है तो CSG 9 फॉर्म फिल करेंगे, अगर अदर देन डिबेंचर है तो CSG 1 फॉर्म फिल करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी, है ना। आगे बढ़े, शुरू करें। यस सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज एंड सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, सेक्शन 77। भाई जब भी कंपनी क्या करेगी, जब भी कंपनी एक बार अप्लाई कर देगी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और आरओसी ने जो फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो फॉर्म आया, या CSG 9 आया या CSG 1 आया, कंपनी उसको अच्छे से आरओसी उसको अच्छे से चेक करेगी, और एक बार आपका फॉर्म जब अप्रूव हो जाएगा तो आरओसी जो है आपको सर्टिफिकेट इशू करेगी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के केस में आपको CHG 2 फॉर्म में इशू किया जाएगा। अगर मैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की बात करूं तो आरओसी आपको CHG 2 फॉर्म में इशू करेगी, और सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज आपको CHG 3 में क्या होगा, इशू होगा बाय द आरओसी। द सर्टिफिकेट ऑफ issue by the ROC, whether in case of registration of charge or registration of modification of charge, as the case may be, shall be the conclusive evidence that the requirement of Chapter 6 of the Act regarding the registration of charge and rule made thereunder as to registration and creation of charge, as the case may be, have been complied with. और जब आरओसी ने आपको ये जो सर्टिफिकेट है, जो ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, ये इशू कर दिया, तो हम ये मान के चलेंगे ये सर्टिफिकेट एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग, चाहे क्रिएशन ऑफ चार्ज हो या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज हो, उसके रिगार्डिंग जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स हैं, वो आपने कंप्लाई किए हैं। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात। आगे बढ़े। यस सर। अब आता है इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज एंड इट इज सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की इंपॉर्टेंस क्या है। सेक्शन 77 सबसेक्शन 3 of the Companies Act 2013, the registration under the section 77 subsection 1, ये बात कर रहा है क्रिएशन ऑफ चार्ज की। सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 बात करता है क्रिएशन ऑफ चार्ज की, एंड सर्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 77 सबसेक्शन 2 प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ चार्ज और रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज because of the initial word under the subsection 3, notwithstanding anything contained in any other law for the typing of force. This has the overriding effect to take cognizance of any charge either by the liquidator appointed under the Companies Act or under the Insolvency Bankruptcy Code 2016, if and only if the registered and certificate issue as per the section. ये कहना चाह रहा है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की। भाई जब आप एक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो चार्ज का, आप क्या बन जाते हो, सिक्योर्ड हो जाते हो। जब भी कंपनी जिसके भी फेवर में चार्ज क्रिएट करती है वो सिक्योर्ड हो जाता है, जिसको प्रायोरिटी मिलती है ड्यूरिंग दी, जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है या कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, तो उसको बाकी क्रेडिटर के मुकाबले क्या मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है, उसकी पेमेंट पहले होती है। समझ आ गई। तो भाई however section 77 subsection 4 provide exemption to the stringency under this subsection, it will not prejudice any contract or obligation of repayment of money
secured by charge even though it is not registered and a certificate is not issued by the registrar as mentioned in the section. ये काट दो, ये important नहीं है, that's important कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ये है कि भाई जो भी इस सेक्शन में लिखा है उसका ओवरराइड इफेक्ट होगा दूसरे सेक्शन के ऊपर। इस प्रोविजंस के, रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस बाकी सारी चीजों से के मुकाबले सबसे पहले अप्लाई होंगे। अगर किसी लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई और कंपनी को पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे, मतलब अगर मैं बात करूं चार्ज के केस में अगर कोई सिक्योर्ड हो जाता है, जिसका चार्ज रजिस्टर हो जाता है, तो वो सिक्योर्ड कैटेगरी में आ जाता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो उसको क्या मिलता है, उसको प्रायोरिटी मिलती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के केस में। ये काट दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। हाँ जी बच्चों, समझ आई बात या नहीं? मंशा, सौरभ, गौरी। Yes, sir. यस सर, समझ है। हाँ, अब आते हैं Yes, sir. ये डायग्रामिक फॉर्म है हमारे पास। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कैसे लगती है? एप्लीकेशन ऑफ registration of charge, section 78, application for registration of charge where company failed to register charge within 30 days। हमने लास्ट क्लास में भी बात की कि भाई जब कंपनी 30 डेज के अंदर, वैसे क्या होना चाहिए, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि जब कोई भी कंपनी है चार्ज क्रिएट करती है या चार्ज मॉडिफाई करती है, चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज के अंदर अंदर उसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो चार्ज होल्डर क्या कर सकता है, आरओसी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। अगर आपका चार्ज क्रिएट हुआ है 2 नवंबर 2018 से पहले, तो कितने दिनों के अंदर अंदर आपको कराना पड़ेगा, बताओगे? अगर किसी कंपनी का चार्ज क्रिएट हुआ था 2 नवंबर 2018 से पहले, तो उसको कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना था? अगर वो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई तो उसको कितना टाइम और मिल सकता है एडिशनल फीस के साथ? 300 डेज, 300 डेज और 6 month फ्रॉम दी 22 नवंबर 2018। इनमें से जो भी पहले होगा वो आपको उतना टाइम में रजिस्ट्रेशन कराना है। दूसरी चीज क्या थी कि भाई अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है 2 नवंबर 2018 के बाद, तो आपको मिलेगा 60 डेज का टाइम फ्रॉम 22 नवंबर 2018, 60 डेज आपको टाइम मिलेगा। उसके साथ आपको एडिशनल फीस, विद एडिशनल फीस, और हमने एडिशनल फीस भी बात की थी लास्ट क्लास में। समझ आ गई? किया था या नहीं किया था? किया था सर। हाँ, ये तो बात हो गई कि भाई हाँ, लेकिन चार्ज होल्डर जो भी पैसे, जो भी फीस पे करेगा आरओसी में, वैसे तो ड्यूटी किसकी होती है, प्राइमरी ड्यूटी होती है रजिस्ट्रेशन कराने की कंपनी की। बट कंपनी को 30 डेज में कराना पड़ता है, बट कंपनी नहीं करा पाई विद इन 30 डेज,
तो फिर चार्ज होल्डर करवा सकता है बाय पेइंग एडिशनल फीस, बाय पेइंग एडिशनल फीस। और वो 300 डेज 60 डेज का टाइम, डिपेंड अपॉन द केसेस। बट ये चार्ज होल्डर जो है, ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के पास जितनी भी एडिशनल फीस इन चार्ज होल्डर ने पे की है वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। दे कैन रिकवर फ्रॉम द कंपनी। समझ आ गई? एग्जाम्पल की बात लेता हूं। मंशा लिमिटेड एक कंपनी थी। मंशा लिमिटेड, मंशा लिमिटेड एक कंपनी थी। मंशा लिमिटेड ने मान लो सौरभ से क्या लिया, लोन लिया। इसके बदले में मंशा लिमिटेड ने सौरभ अपनी प्रॉपर्टी पर सौरभ के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया। अब मंशा को कितने दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है चार्ज का? केस नंबर 1, प्राइमरी ड्यूटी मंशा लिमिटेड की है, तो मंशा लिमिटेड को कितने दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है? 30 days. 30 डेज। बट मंशा लिमिटेड ने नहीं कराया, तो केस नंबर 2 क्या आएगा बताओगे? 300 days. फिर कौन करा सकता है? फिर रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है? Charge holder. हाँ, फिर Additional सौरभ fees के रजिस्ट्रेशन साथ करा सकता है। ROC को। और उसमें 2 केस होंगे। अगर आपका चार्ज क्रिएट हुआ है Yes. बिफोर 22 नवंबर 2018 और आफ्टर 22 नवंबर 2018। समझ आ गई मेरी बात? अगर बिफोर है तो 300 डेज और आफ्टर है तो 60 डेज। ये आपको ध्यान में रखना है विद एडिशनल फीस। अब सौरभ ने अगर कोई एडिशनल फीस पे की है तो उसको कहां से रिकवर करेगा, किससे रिकवर करेगा? कंपनी। कंपनी मंशा लिमिटेड से उसको रिकवर करके यहाँ पर चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Clear ठीक है. है। एनी डाउट? No, sir. ठीक No, है, sir. आगे बात करते हैं। गौरी No क्लियर है? doubt, sir. गौरी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Clear. ओके डियर। अब बात करते हैं आगे की, बड़े ध्यान से सुनना। आरओसी में इशू नोटिस टू द कंपनी कॉलिंग शो कोज ऑन सच एप्लीकेशन ऑफ चार्ज होल्डर। अब इसमें क्या होगा, मान लो मंशा लिमिटेड को चार्ज क्रिएट करना था बट मंशा लिमिटेड फेल हो गई चार्ज क्रिएट करने में। सौरभ ने आरओसी में चार्ज क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी। जैसे ही आरओसी में एप्लीकेशन रिसीव हुई, आरओसी क्या करेगी, एक शो कोस नोटिस मंशा लिमिटेड को भेजेगी, एक नोटिस भेजेगी। उससे ये पूछेगी, भाई आपके चार्ज होल्डर ने हमारे पास एप्लीकेशन लगाई है चार्ज को रजिस्टर करने के लिए, क्या आपके पास कोई रीजन है हम इसकी एप्लीकेशन को रजिस्टर ना करें? अगर है तो हमें बताएं, अगर नहीं है तो हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीजें होंगी, या तो आरओसी अपने आप रजिस्टर कर देगा चार्ज को, कंपनी में शो सफिशिएंट कॉज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। दूसरा केस होगा, या तो फिर कंपनी को रीजन बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं, आपके चार्ज होल्डर को चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ रहा है जबकि ये आपकी ड्यूटी थी, क्या कारण है आपने चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, उसको रीजन बताना पड़ेगा। अगर उसने कोई रीजन नहीं दिया,
ROC allow registration of charge within 40 days after giving notice to the company। जैसे ही शो को नोटिस कंपनी को दिया जाएगा, अगर कंपनी ने कोई सफिशिएंट रीजन दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो नोटिस के 14 डेज के बाद क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? Yes, sir. No, ठीक, sir. आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। Where a company failed to register charge within the period of 30 days, referred subsection 1 of section 77. The person in whose favor the charge is created may apply for the registration of charge along with the instrument created for the charge in form number CHG1 or form number CHG7 as the case may be within the period specified under section 77. समझ आ गई? जो हमने ऊपर बात की वही बात ये कर रहा है कि अगर कंपनी विद इन 30 डेज फेल हो जाती है तो चार्ज होल्डर एप्लीकेशन लगा सकता है या तो CHG1 में या CHG9 के अंदर। रजिस्ट्रार में ऑन एप्लीकेशन वो शो कॉज नोटिस देगा। ये सेम टू सेम है, ये सारी चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी ये वही कहानी है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं है। यहां तक बच्चों कोई डाउट? सेक्शन 78 में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। बिल्कुल सेम है, जो मैंने डायग्राम में कहानी बताई नीचे वही की वही लिखी हुई है। No, sir, no doubt. चलो अब आता है सेक्शन 79। अब आता है सेक्शन 79, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। सेक्शन 79 ये कहना चाह रहा है एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। The provision of section 77 relating to registration of charge shall so far may be applied to a company acquiring property subject to charge within the meaning of that section, or where there is any modification in the terms and condition, extent or operation of any charge registered under this section। मान लो कोई कंपनी थी, गौरी लिमिटेड। गौरी लिमिटेड की कोई लैंड थी, लैंड के ऊपर गौरी लिमिटेड ने चार्ज क्रिएट किया हुआ था, चार्ज क्रिएट किया हुआ था। बट गौरी लिमिटेड ने क्या किया, इस लैंड को मंशा लिमिटेड को सेल कर दिया। गौरी लिमिटेड ने इस लैंड को मंशा लिमिटेड को क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब जब मंशा लिमिटेड को ये लैंड सेल की गई तो मंशा के पास ऐसी प्रॉपर्टी आई जो कि सब्जेक्ट टू चार्ज थी, जिसपे चार्ज क्रिएट हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस हैं वो मंशा लिमिटेड पे एप्लीकेबल होंगे। मंशा को दोबारा से अपने नाम पर उस पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, दोबारा से मंशा की प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मंशा थी, मंशा ने ये लैंड परचेज कर ली, बाद में पता चला इस पे चार्ज था, तो मंशा को भी सेक्शन 77 मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज विद इन द मीनिंग ऑफ दैट सेक्शन, मतलब सेक्शन 77 के प्रोविजंस मंशा लिमिटेड पे भी एप्लीकेबल होंगे, चार्ज के प्रोविजन मंशा लिमिटेड पे भी एप्लीकेबल होंगे, और बाद में मॉडिफिकेशंस के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं वो भी एप्लीकेबल होंगे। समझ आ गई? Yes, sir. क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अब पहले बात करते No, हैं sir. No doubt. कंपनी एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। कंपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है जिसपे चार्ज है। व्हेन मॉडिफिकेशन इन द पर्टिकुलर चार्ज बाय ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन द सारफेसी एक्ट
when modification in the particular of charge by the asset reconstruction in term of securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of interest 2002, the charge is required to be registered has required in case of registration of charge under subsection 77 of the Companies Act. अच्छा, मैंने आप लोगों को से अपने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में हम एक चैप्टर कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? Yes, sir. कर रहे हैं sir. उसमें आपने एक टर्म पढ़ी होगी ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जी सर। क्या होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? बताओगे? सर जो बैंक लोन वगैरह लेती हैं और जो बैंक का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो हाँ इस टाइप के लोन्स जो होते हैं वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन हाँ कंपनी ले लेती हैं हाँ और फिर अपना इंटरेस्ट चार्ज करके वो उनसे। हाँ। तो क्या होता है कि जैसे किसी, मान लो कोई कंपनी थी, मैंने बात की, कोई कंपनी थी गौरी लिमिटेड। गौरी लिमिटेड ने बैंक से लोन ले रखा था और उसके बदले में इसने मान लो कोई प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रखा था, चार्ज क्रिएट कर रखा था। अब गौरी ने बैंक का लोन नहीं दिया, अब लोन में डिफॉल्ट कर दिया, तो जब लोन में डिफॉल्ट हो गया तो बैंक ने ये वाला केस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, इसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी, गौरी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी। जब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये चीज करती है तो उस टाइम पे जो एसेट एक्वायर की गई है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, उस पे भी सेम टू सेम चार्ज के प्रोविजन लगेंगे। समझ आ गई? क्लियर है? सर लास्ट पॉइंट 1 सेकेंड सर। हाँ। क्या हुआ, अब जैसे गौरी का केस था, गौरी लिमिटेड, गौरी लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया हुआ था, मान लो 1 करोड़ का। गौरी ने उसके बदले में अपनी किसी लैंड के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ था, सिक्योरिटी क्रिएट की हुई थी। अब गौरी ने बैंक का लोन नहीं दिया, तो ये जब डिफॉल्ट हुआ तो बैंक ने ये केस किसी ARC को दे दिया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी को अपने पास एक्वायर कर लिया, जब्त कर लिया। तो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ROC में चार्ज क्रिएट था, तो जिस दिन ARC उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी तो इस ARC के ऊपर भी वो चार्ज के प्रोविजंस एप्लीकेबल होके यहाँ पर चलेंगे। समझ आ गई? एनी डाउट? यस सर। मंशा, गौरी? नो सर। क्लियर है सर। ओके। दूसरा केस, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, the term modification include variation, change, जो टर्म मॉडिफिकेशन है उसका मतलब चेंज ऑफ एनी टर्म ऑफ एग्रीमेंट इंक्लूडिंग चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, या वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, इन द अमाउंट ऑफ बोरिंग, चेंज इनटू स्वैप ऑफ सिक्योरिटी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ रिपेमेंट, विच मे बी बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और ऑपरेशन ऑफ लॉ। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट जिस पे चार्ज क्रिएट हुआ हुआ था, जो भी एग्रीमेंट बना था, एग्रीमेंट की किसी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होना, इंटरेस्ट के रेट में चेंज होना, चाहे इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, अमाउंट ऑफ बोरिंग में चेंज होना, एक्सटेंशन ऑफ टाइम में चेंज होना, तो किसी भी तरह से अगर चेंज हो रहा है तो उसको, और वो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, जो मॉडिफिकेशन हो रही है या तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा हो रही है,
या तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा हो रही है या वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा हो रही है। तो अगर जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे पहला चार्ज क्रिएट हुआ था, अगर उस एग्रीमेंट की किसी टर्म्स कंडीशन में, इंटरेस्ट रेट में, रिपेमेंट शेड्यूल में कोई चेंज हो रहा है तो उसको बोला जाता है मॉडिफिकेशन। क्लियर है? सर चार्ज में चेंजेस हो ना? हाँ, आपने क्या किया, आपने मान लो लोन लिया बैंक से, लोन लेने के बदले में बैंक ने आपसे आपकी गाड़ी क्या कर ली, गिरवी रख ली, कार। तो बैंक ने हाइपोथिकेशन डीड बनाई, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट कह लो या हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट कह लो या डीड कह लो। अब इस डीड को, ये जो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट है, इसको आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो रजिस्टर कराने के लिए आपको ये हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट CHG 1 फॉर्म के साथ ROC में फाइल करना पड़ेगा। तो जब ये रजिस्टर हो जाएगा, इट मीन्स आपका चार्ज रजिस्टर हो चुका है। ठीक है। अब मान लो आपने इसमें कोई चेंज कर लिया, मान लो इसमें पहले मंशा मंशा और गोरी गोरी दो पार्टी थी, लेकिन अभी आपने एक और पार्टी ऐड कर दी इसमें, सौरभ। आपने चेंज कर दिया ना इसके अंदर। आपने अगर चेंज किया इस हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट में, तो आपको चेंज के बारे में भी तो बताना पड़ेगा कि भाई हमने, अब हमारे बीच में एक और पार्टी है, सौरभ। तो मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग फिर आपको दोबारा से इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो उसको मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है कि आप चेंज कर रहे हो। समझ आ गई? एग्रीमेंट में, डीड में, किसी में चेंज कर रहे हो। जी क्लियर सर। है? जो आरओसी में, आरओसी को भी तो बताना पड़ेगा ना आपको ओके पहले। सर। मान लो क्या हुआ, बोला गया कि भाई जो लोन, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट में बोला गया कि भाई जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 12% होगा, लेकिन बाद में आपने इंटरेस्ट रेट 10% कर दिया। आरओसी में आपने जब चार्ज क्रिएट किया था तो 12% वहां पे था, लेकिन अब चेंज हो गए 10% हो गए। चेंज की तो भी इंफॉर्मेशन आरओसी को देनी पड़ेगी ना। तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज जो होती है वो सबसीक्वेंट स्टेज है टू द क्रिएशन ऑफ चार्ज। पहले क्रिएशन ऑफ चार्ज होता है, उसके बाद उस चार्ज से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते रहते हैं, तो वो क्या होती है, वो मॉडिफिकेशन होती है। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। अब किस किस तरह से मॉडिफिकेशन हो सकती है चार्ज में, क्या क्या वे होते हैं मॉडिफिकेशन होने के। मान लो बोरिंग के अमाउंट को आपने इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया। बैंक से मान लो आपने 1 करोड़ रुपया लिया था, 1 करोड़ रुपया लेके आपने एग्रीमेंट किया और चार्ज क्रिएट करवा लिया, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। लेकिन आपको जब लोन मिला, आपने क्या किया, 50% साथ का साथ रिपे कर दिया। मान लो आपने अमाउंट चेंज करवा लिया बोरिंग का, कहते उसने बोला कि मेरे को 50 लाख रुपीज की जरूरत नहीं है, आप मेरे को सिर्फ 50 लाख का लोन सैंक्शन कर दो। आपके लोन की बोरिंग के अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब आपको मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग भेजना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपकी सिक्योरिटी में कोई चेंज हो रहा है, मान लो आपने पहले कोई कार गिरवी रखी हुई थी, बट आपने क्या किया, सिक्योरिटी में चेंज कर दिया, अब कार की जगह आपने अपनी लैंड दे दी, तब भी आपको देना पड़ेगा। आपने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज किया है, या फिर पहले आपने लोन का टाइम 10 साल के लिए ले रखा था, लेकिन उसको आपने 5 ईयर करवा लिया है या 15 ईयर करवा लिया है, तब आपको देना पड़ेगा। या पार्टीज में कोई चेंज हो रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन करवाना पड़ेगा। समझ आ गई? अब मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के ऊपर सेम टू सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। कौन से सेम टू जी सेम? सर। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के ऊपर सेम टू सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, which are applicable to registration।
वो प्रोविजन जो रजिस्ट्रेशन पर एप्लीकेबल होते हैं, सेम टू सेम प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल होंगे? सेम टू सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे आपके मॉडिफिकेशन पे भी। इट मींस सेक्शन 78, सेक्शन 77, 78, 72 सारे के सारे प्रोविजन मॉडिफिकेशन पे भी एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है? समझ आ गई? एनी डाउट? Yes, यस sir. सर। ये समरी प्रोसीजर है जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा कि प्रोसीजर क्या रहता है No, sir. रजिस्ट्रेशन No, no. नो सर। कि भाई अब हमने बात की ऊपर, ये समरी प्रोसीजर है पूरा कि भाई अगर आपको रजिस्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग, क्रिएशन या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले आप ये देखोगे कि भाई आप चार्ज कहाँ क्रिएट कर सकते हो। विद इन इंडिया भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। एसेट कोई भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। एसेट का मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी, एसेट, अंडरटेकिंग भी हो सकती है। और टाइम लिमिट क्या होता है? विद इन 30 डे ऑफ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। In case of delay, ROC allow registration 60 day of creation on payment of additional fees. On application, ROC allow registration of further period of 60 day on payment of ad valorem fees. तो इन्होंने 300 वाला अब पॉइंट होता ही नहीं है, वो पुराना हो चुका है। अब बेसिकली अगर आपका डिले हो गया तो आपको 60 डेज का एडिशनल टाइम मिलेगा विद एडिशनल फीस। अगर फिर दोबारा से डिले होता है तो फिर आपको 60 डे फर्दर मिलेंगे, उसमें फिर आपको एड वैलोरम फीस भी पे करनी पड़ेगी, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। समझ आ गई? तो सर मतलब जो अपन ने बिफोर 2 नवंबर 2018 वाले प्रोविजन जो अपन ने देखे थे वो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होंगे? देखो एप्लीकेबल का मतलब तो ये है कि भाई हो सकता है। अब देखो यार 2018, अब 23 चल रहा है, 5 साल की बात हो चुकी है। अब ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में तो अब वो एप्लीकेबल रहेंगे ही ना, नहीं रहेंगे ना वो, और ना कोई बनता है तुक। बट आपको लॉ में लिखा बिफोर है, लॉ में लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा, बट उनका तुक नहीं है। अगर आप सिंपली ये भी लिख दोगे कि भाई अगर डिले हो जाता है चार्ज क्रिएट होने में, तो रजिस्ट्रेशन करवाने में 30 दिन के अंदर अंदर, तो अगले 60 डेज के अंदर आप करवा सकते हो। अगर फिर भी डिले हो जाता है तो आप दोबारा से 60 डे आपको और मिल सकते हैं। समझ आ गई? जी सर। फॉर्म कौन कौन से फाइल होंगे रजिस्ट्रेशन कराने के रिगार्डिंग? डिवेंचर, अदर देन डिवेंचर के केस में आप CSG1 फाइल कर सकते हो। अगर डिवेंचर के रिगार्डिंग आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो CSG9। जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, अगर मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की बात करूं तो CSG2, और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज की बात करूं तो CSG3 आपको मिलेगा। यहां तक कोई डाउट हो बच्चों तो मुझे बताओ। क्लियर है सर। अब हमारे पास आता है प्रोसीजर क्या रहेगा, चार्ज क्रिएट करते टाइम प्रोसीजर क्या रहेगा, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिस भेजा जाएगा बोर्ड मीटिंग का। बोर्ड मीटिंग का नोटिस हमेशा कितने दिन पहले दिया जाता है? 7 डेज बिफोर बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा आप बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजोगे। नोटिस जो भेजा जाता है मीटिंग से 7 दिन पहले भेजा जाता है। इशू नोट लेस देन 7 डे notice and agenda of the board meeting to consider the borrowing of money and creation of charge on the asset or property of the company। मतलब चार्ज क्रिएट करने के लिए on the asset or property of the company to consider the borrowing of money। इस पर्पस के लिए आप बोर्ड मीटिंग करोगे, जिसके लिए आपको 7 दिन पहले नोटिस और एजेंडा डायरेक्टर्स को भेजना पड़ेगा। फिर बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग के अंदर क्रिएशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग क्या ली जाएगी? होल्ड अ बोर्ड मीटिंग टू पास द नेसेसरी रेजोल्यूशन फॉर क्रिएटिंग द चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ चार्ज होल्डर।
सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग के अंदर अप्रूवल ली जाएगी क्रिएशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग इन द फेवर ऑफ चार्ज होल्डर, और जो जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी उसके रिगार्डिंग नोटिस को अप्रूव भी किया जाएगा, ऑथोराइज किया जाएगा डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी टू साइन एग्जीक्यूट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट and file necessary form for creation or modification of charge on the property asset of the company in favor of charge holder after obtaining the approval of the shareholder through special resolution. Point number 1, point number 2 क्लियर है? ये तो सेम टू सेम प्रोसीजर वैसा ही लग रहा है जो हमने पीछे भी बात की थी, लास्ट चैप्टर्स में जो बात हुई है। पहले बोर्ड मीटिंग होगी, पहले नोटिस भेजा जाएगा, फिर बोर्ड मीटिंग होगी। तीसरा ऑथोराइजेशन टू द बोर्ड, बोर्ड को ऑथोराइजेशन दी जाएगी। अच्छा, किस चीज के लिए ऑथोराइजेशन दी जाएगी? होल्ड की जाएगी जनरल मीटिंग और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। किस पर्पस के लिए? टू ऑथोराइज द कंपनी टू बोरो द मनी एंड क्रिएट चार्ज और एनी एसेट और एनी अंडरटेकिंग इन फेवर ऑफ चार्ज होल्डर। फिर क्या होगा? फिर जनरल मीटिंग होगी, शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जिसमें कंपनी को ऑथोराइज किया जाएगा, बोर्ड को ऑथोराइज किया जाएगा टू बोरो द मनी एंड टू क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द और अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 180 इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपके ऊपर ये जो जनरल मीटिंग वाला प्रोविजन है, आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके भी कर सकते हो। समझ आ गई मेरी बात? तो ये जो पॉइंट है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है। जो हम ये थर्ड पॉइंट यूज कर रहे हैं, इसके आगे लिख लो ओनली फॉर द पब्लिक कंपनी। इसके आगे आप लिख भी सकते हो ओनली फॉर द पब्लिक कंपनी। समझ आ गई? इसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे ओनली फॉर द पब्लिक कंपनी। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1, 2, 3 क्लियर है बच्चों? जी सर। अब कौन कौन से फॉर्म फाइल होंगे? यस सर। फॉर्म कौन कौन से फाइल होंगे? पहला केस, जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया है इस वाले पॉइंट में, यहां पर जो ये स्पेशल रेजोल्यूशन बच्चों आपने पास किया है, इस स्पेशल रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग आप आरओसी में फॉर्म फाइल करोगे। कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? दो चीजें हैं, नोट कर लो। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता? सर रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड। और जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, अच्छा स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सी मीटिंग में पास होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग। अब इसका पता क्या हो सकता है? एनुअल जनरल मीटिंग हो, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग हमेशा साल में एक बार होती है, तो यहाँ पे आप एक टर्म अलग से यूज करोगे, ओनली जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी आ सकती है, एनुअल जनरल मीटिंग भी आ सकती है। समझ आ गई मेरी बात? आप इसमें टर्म यूज करोगे खाली जनरल मीटिंग। जी सर। Yes, sir. तो जो भी जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और उसकी कॉपी जो होगी विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन, फॉर्म MGT 14 के अंदर कहाँ फाइल होगी? आरओसी। क्लियर है? यस सर। दूसरा Yes, sir. केस, अब प्राइवेट कंपनी के केस में क्या रिक्वायर्ड होता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना या नहीं?
प्राइवेट कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना रिक्वायर्ड होता है या नहीं? सर नहीं होता। नहीं होता। यहाँ पर एसआर की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आपको सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर MGT 14 फाइल करने की आपको जरूरत नहीं होती, पर यहाँ पर जो बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास होगा उसका भी आपको MGT 14 पास करना पड़ेगा, MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म MGT 14 for special resolution under section 180 subsection 1 clause A and subsection 1 clause C by all company except private company। प्राइवेट कंपनी के छोड़ के बाकी कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी MGT 14 फॉर्म के अंदर फाइल करनी पड़ेगी। और दूसरा MGT 14 ऑन बोर्ड रेजोल्यूशन टू द पावर एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 टू बोरो मनी बाय ऑल कंपनी एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को MGT 14 फाइल करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? एनी डाउट बच्चों? गौरी, मंशा, सौरभ? नो सर, नो डाउट। हाँ, गौरी, मंशा, सौरभ? नो डाउट सर। ओके, No, sir. Yes, sir. ठीक। नो अब जो सर, नो ये डाउट। वही बात सेम अगेन वही चीज आ रही है जो हमने ऊपर पढ़ी थी। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग, अगर डिवेंचर अदर देन डिवेंचर है तो CSG 1 फॉर्म फाइल करोगे, अगर डिवेंचर है तो CSG 9 फाइल करोगे विद इन 30 डे ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। 30 डेज के अंदर आप फाइल करोगे। अगर 30 डेज के अंदर फाइल नहीं हुआ तो फिर आपको 60 डेज के अंदर फाइल करना पड़ेगा। 60 डेज के अंदर अगर फिर भी फाइल नहीं हुआ तो फिर आपको फर्दर 60 डेज के अंदर फाइल करना पड़ेगा विद एड वैलोरम फीस। समझ आ गई? क्लियर है? ये ऊपर वाली यहां तक, ये जो हमने डायग्राम में पढ़ा था ये यहां तक वही है। 30 डेज यस सर। प्लस 60 डेज विद एडिशनल फीस प्लस अगेन फर्दर 60 डेज, अगर फिर फेल हो जाते हैं तो फर्दर 60 डेज विद एड वैलोरम फीस। क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे का डाउट हो तो मुझे बताओ, आगे बढ़ सकते हैं फिर हम। अब आगे जो हम फॉर्म फाइल करते हैं ना, ये CHG 1 या CHG 9, जो ये फॉर्म फाइल होते हैं, इस फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या पर्टिकुलर फिल करने पड़ते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद ROC। डेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज, किस डेट पे आपने चार्ज क्रिएट किया, किस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो, किस तरह का चार्ज क्रिएट कर रहे हो, कितना अमाउंट सिक्योर्ड कर रहे हो बाय द चार्ज, डेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द क्रिएशन ऑफ चार्ज, जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि चार्ज हुई है, इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, डिटेल रिलेटिंग टू द एग्जिस्टिंग चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी सो एक्वायर्ड, copy of deed instrument containing the charge duly certified, or if there is no such deed, any other document evidencing the creation of charge, principal terms and condition and extent and operation of charge, name and address of the charge holder, particular of all joint charge holder is mandatory if number of charge holder is more than one. In case of e-film is to be filed for modification of charge, enter the charge identification number allotted to the
टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज एंड सच चार्ज आईडी एंटर फॉर दी, मतलब जब भी चार्ज क्रिएट होता है ना तो चार्ज का एक अलग से चार्ज आइडेंटिफाई नंबर मिलता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज करते टाइम आपको वो चार्ज आईडी जो है वो डालनी पड़ती है, तो आपको वो भी डालनी पड़ेगी। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? ये पर्टिकुलर आपको जब भी आप चार्ज का फॉर्म फाइल करोगे आरओसी में फिल करते टाइम ये डिटेल्स आपको फॉर्म के अंदर डालनी पड़ेगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Detail relating to involvement of consortium finance is involved, joint charge is involved, pari-passu rank पे ये applicable। ये आप नॉर्मल याद कर लेना, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है वो कि भाई चार्ज क्रिएट करते टाइम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी चीजें देना जरूरी है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, मतलब पढ़ने के पर्पज से, क्योंकि ये जर्नल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जर्नल पूछेगा वो, तो एक बार ऊपर से आप इस चीज को पढ़ लेना कि क्या क्या डिटेल्स आपसे पूछ सकता है। समझ आ गई मेरी बात? Yes, sir. आगे बढ़े। जी sir. Yes, अच्छा sir. ये बताओ, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। No doubt, sir. ओके, गौरी? No, sir. Clear. गौरी, हैव यू रिसीव्ड टुमारोज क्लास? yesterday, sorry, Tomorrow? yesterday, No, sir. yesterday. Yesterday not. Okay, okay, okay. Have you received? Not received? I have messaged you. Oh, I think no issue. I will send you there. Okay. I think I didn't upload yet. I will upload the same day, just because of that my Sir. YouTube is facing, as today is also facing a technical error. So yesterday when I uploading the video, I got the error. That's why I was not able to upload the same. ठीक है? Yesterday. To send it. एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ चार्ज। भाई जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करती है, जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करती है तो कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्ज भी मेंटेन करना पड़ता है, और जो रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन होता है वो फॉर्म नंबर CHG 7 में मेंटेन होता है। कंपनी जो भी रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करेगी वो CHG 9 में मेंटेन करेगी। जितने भी चार्ज कंपनी क्रिएट कर रही है, जितना भी चार्ज कंपनी मॉडिफाई कर रही है, उस सारे की डिटेल कंपनी को अपने रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी। द रजिस्टर इज टू बी केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। क्लियर है? एनी डाउट? ये दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, तो आप इसको काट दो। दैट्स ऑल एक्स्ट्रा थिंग। No, sir. केस लॉ Clear है, sir. केस लॉ इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट्स इट। यहाँ पे आप काट दो इसको। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं लास्ट में केस लॉ का एक अलग से चैप्टर करवाऊंगा पूरा, उसमें हम करेंगे। क्लियर है? जी sir. नाउ डेट ऑफ notice of charge, date of notice of charge, where any charge on any property asset of the company or any its undertaking is registered under section 77, any person acquiring property asset undertaking or part thereof or any such share or interest therein shall be deemed to have notice of the charge from the date of registration। ये कहना चाह रहा है, मान लो मंशा ने चार्ज क्रिएट करवाया अपने लैंड के ऊपर। जब मंशा ने अपने लैंड के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाया और मंशा से अगर गौरी क्या कर रही है, इस लैंड को परचेज कर रही है, तो हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट गौरी हैव द नॉलेज, गौरी हैव द नोटिस, कि गौरी को पता था कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर
चार्ज क्रिएट है, हम ये मान के चलेंगे। कंपनी लो कहता है हम ये मान लेंगे कि गौरी को ऑलरेडी पता था कि उस पर चार्ज क्रिएट है। समझ आ गई? Yes, sir. This section clarify that if any person acquire property asset undertaking for which charge is already registered, it will be deemed that he has complete knowledge of the charge from the date of the charge is registered. Clear है? What is deemed notice of charge? What is deemed notice of charge? Once the particular of charge have been registered by the registrar, the detail of the creation of charge become a matter of public domain. जब एक बार चार्ज क्रिएट हो जाता है तो वो एमसीए की वेबसाइट पे पब्लिकली शो होता है। मान लो मंशा लिमिटेड कोई कंपनी है, मंशा लिमिटेड ने अपनी लैंड के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है तो उसकी डिटेल उसको एमसीए की वेबसाइट पे मिल जाएगी, कोई भी पब्लिक देख सकती है वहां जाके, तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। इफ एनी पर्सन एक्वायर प्रॉपर्टी एसेट और कंपनी or any of its undertaking which are subject to charge under section 77, such person shall be due to have notice of the charge from the days of registration. अगर कोई भी पर्सन उस बंदे से, मतलब कोई दूसरा पर्सन उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है, मान लो मंशा ने अपनी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएट करवाया और गौरी को प्रॉपर्टी परचेज करना चाहती है, तो हम मान के चलेंगे कि गौरी हैव द नॉलेज ऑफ द charge from the date of registration. Clear है? Yes, sir. All document filed with the provision of section of the Provision of Companies Act are open for inspection pursuant to section 399 of the Companies Act. This is the effect of doctrine of constructive notice of the registered charge document become public. This doctrine is limited only to the document which are registered. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट रहते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी पर्सन अगर चार्ज हुई प्रॉपर्टी से डील करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई उस पर्सन को उसकी क्या है, प्रॉपर नॉलेज होगी, और यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग के यहाँ पर चलता है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? एनी डाउट बच्चों? जी सर, यहाँ क्लियर है तक सर। किसी बच्चे का कोई डाउट तो मुझे बताओ। No, आगे sir. बढ़े। अब हमारे पास आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, सेटिस्फैक्शन का मतलब एक तरह से क्या होता है कि भाई मान लो मंशा ने लोन लिया बैंक से, लोन का अमाउंट था 1 करोड़ रुपया। मंशा ने बैंक से लोन लिया, लोन का अमाउंट था 1 करोड़ रुपया। मंशा ने अमाउंट को सिक्योर करने के पर्पज से अपनी किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया और उस पर चार्ज क्रिएट करवा लिया। मंशा ने क्या किया, मंशा ने सारे का सारा लोन रिपे कर दिया विद इन द टाइम पीरियड बैंक का। अब इसका क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा जिसपे चार्ज क्रिएटेड था, तो इस चार्ज को छुड़वाने के लिए आपको आरओसी को बताना पड़ता है। इस चार्ज को क्लोज करवाने के लिए आपको आरओसी को बताना पड़ता है। तो इस प्रोसीजर को बोला जाता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। समझ आ गई? सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है जो चार्ज ओपन हुआ था उसको क्लोज करवाना। क्लियर है? यस सर। हाँ।
Satisfaction of charge is another important aspect relating to the debt secured by the charge. In case of full and complete payment of secured charge registered with the registrar, the company or charge holder shall, within a period of 30 days from the payment of satisfaction in full of any charge registered under Chapter 6 of the Companies Act, give information to the ROC in Form CSG4 along with the prescribed fees. ये कहना चाह रहा है कि भाई जब एक बार आप पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हो किसी चार्ज की, आप पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद आपको या तो कंपनी या चार्ज होल्डर क्या करेगा, विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई हमने सारा पेमेंट कर दिया है, जो ये प्रॉपर्टी के ऊपर अब चार्ज क्रिएट हुआ था ये अब सेटिस्फाई हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें उस प्रॉपर्टी को रिलीज करवाना है, उस पे से चार्ज हटवाना है, तो उसके रिगार्डिंग फॉर्म फाइल होता है आरओसी में जिसको सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बोला जाता है, और ये फॉर्म फाइल होता है CHG फॉर्म में, और ये कितने दिनों के अंदर फाइल होता है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। The registrar may, on application by the company or the charge holder, allow such intimation of payment or satisfaction to be made within a period of 30 days of payment of or satisfaction of payment of such additional fees has been prescribed. मान लो किसी रीजन की वजह से कंपनी या चार्ज होल्डर 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म फाइल नहीं कर पाए, तो आरओसी में या तो कंपनी या चार्ज होल्डर एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि भाई उन्हें एडिशनल टाइम दिया जाए, जिसमें वो उनको 30 डेज का टाइम दिया जाता है कि भाई आप फॉर्म फाइल कर सकते हो एडिशनल फीस के साथ। क्लियर है? जैसे CSG1 में टाइम दिया जाता है एडिशनल, ऐसे ही 300 डेज का टाइम दिया जाता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के केस में भी अलग से, जिसमें आप एडिशनल फीस पे करके 30 डेज के अंदर अंदर 300 डेज के अंदर अंदर पेमेंट होने के 300 डेज के अंदर अंदर अगर आप पहले 30 डेज में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है आप एप्लीकेशन लगा सकते हो कि भाई आप क्या कर सकते हो, उनको एडिशनल फीस पे करके 300 डेज के अंदर अंदर दोबारा से फॉर्म फाइल कर सकते हो। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये चीजें ये काट दो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ तक सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का पॉइंट है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट हो बच्चों तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। नो डाउट सर। हाँ, अब आता है रिकॉर्डिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बाय द रजिस्ट्रार। जब एक बार एप्लीकेशन जो फॉर्म है, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन the registrar shall issue notice to the holder of charge calling upon him to show cause within such time not exceeding 40 days as may be prescribed in such notice has to why payment or satisfaction in full shall not be recorded as intimated to the registrar। मान लो मंशा ने अपनी प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज क्रिएट कर रखा था, मंशा ने लोन ले रखा था गौरी से, मंशा ने क्या किया, गौरी का पैसा नहीं दिया मान लो, और मंशा ने आरओसी को बोल दिया मैंने तो गौरी की फुल पेमेंट कर दी है, मुझे मेरे चार्ज को सेटिस्फाई किया जाए। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ना? जी सर। हाँ, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ऐसा नहीं है आपने आरओसी को बोल दिया और आरओसी कर देगा, नहीं। आरओसी के पास जैसे ही आपका फॉर्म आएगा, आरओसी फिर गौरी के पास पूछेगा भाई हमारे पास कंपनी का फॉर्म आया है, दे आर सेइंग कि भाई आपकी पेमेंट पूरी हो चुकी है, जो भी आपके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ था क्या उसको क्लोज कर दिया जाए, सेटिस्फाई कर दिया जाए, या आपके पास कोई ऐसा रीजन है कि हम उसके चार्ज को सेटिस्फेक्शन ना करें। तो पहले
पूछा जाएगा चार्ज होल्डर से। समझ आ गई? अगर चार्ज होल्डर ने कोई रीजन नहीं दिया तो आपके सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और अगर उसने कोई कारण बताया तो फिर आपका सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? और जो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग फॉर्म फाइल होता है Yes, sir. Yes, वो sir. CRG फॉर्म में फाइल होता है। यहां तक कोई डाउट? No, sir. हाँ नो सर। हाँ। अब सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज की वैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूं 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए। अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं करवा पाते तो आपको कितने दिन का टाइम मिलता है? 300 डेज का टाइम मिलता है। आपको फिर नॉर्मल फीस के साथ एडिशनल फीस भी देनी पड़ती है। अगर फिर भी आप 300 डेज में फेल हो जाते हो फॉर्म फाइल करने के, फिर आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आरडी के पास फर्दर 300 डेज में। फिर आपको कौन सी फीस पे करनी पड़ेगी? नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस प्लस कंसोलिडेशन फीस। समझ आ गई? मान लो पहले नॉर्मल कंपनी को सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग फॉर्म फाइल करना था 30 डेज, नहीं कर पाया, फिर आपको मिलेगा 300 डेज का टाइम। अगर फिर भी नहीं कर पाए, मान लो आपका डिले 300 डेज के बाद 35 डेज का हो गया, तो फिर आपका 300 डेज लगेगा नॉर्मल प्लस एडिशनल फीस, और 35 डेज के आपको कंसोलिडेशन फीस पे करनी पड़ेगी। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। No, sir. Clear. मंशा, गोरी, मंशा भाई, गोरी, मंशा, गोरी, एनी डाउट? सौरभ, Clear, sir. No doubt, Yes. sir. एंजॉय कर पा रहे हो लाइफ को या नहीं कर पा रहे? नो। नहीं क्या sir, हुआ? बिल्कुल नहीं. सौरभ लाइफ एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ सर। लाइफ एंजॉय कर रहा है सौरभ? हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मतलब ठीक ठाक चल रहा है। मुंबई में हेलो चिल मार सर। रहा है? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप प्लीज लाउडली बोल सकते हो क्या? मैं कह रहा हूँ मुंबई में एंजॉय कर रहे हो लाइफ या नहीं कर रहे कर रहा हूँ सर। हो? अच्छा, गोरी, आर यू एंजॉयिंग द लाइफ और नॉट? No, sir. यू आर नॉट एंजॉयिंग द लाइफ? No, sir. ओहो, एंजॉय करो यार, ऐसे क्या? How is it possible, sir? हाँ, what happened? How is it possible, sir? Only we have 1.5 month for exam. हाँ, I can understand. हाँ भाई मंशा, तुम बताओ। सर बिल्कुल नहीं. बहुत टेंशन है सर. अच्छा चलो कोई नहीं, एंजॉय करो लाइफ अच्छे से। अच्छा, यहाँ तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सर. No, sir. नो डाउट सर, नो डाउट। ठीक। हाँ, क्या था? ले आऊंगा यार आराम से, तो मम्मी कहाँ आएगी, लेट आएगी। साबूदाना रहने दो, मम्मी नहीं खाती। नहीं, वो गर्म करती है और वैसे भी बंद है।
वही बना लो ना, तो आज थोड़ा क्लास लेने दो, फिर देखते हो यार अभी। हाँ हाँ जी बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। अब आता है Yes, sir. सर्टिफिकेट। ये काट दो। इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के लिए इररेलेवेंट है, तो आपको कंसीडर नहीं करनी। दैट्स, जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो जिस तरह से आप रजिस्ट्रेशन फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज और रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसे ही सर्टिफिकेट आपको मिलता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का। जब आप फॉर्म CHG4 फाइल कर दोगे, आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक है, तो ROC आपको CHG5 जो है इशू करके आपका चलेगा एज अ सर्टिफिकेट। क्लियर है। ये पूरे का पूरा प्रोसीजर है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, सेम टू सेम प्रोसीजर है टेबल फॉर्म में। क्लियर है। हाँ जी बच्चों, जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म के अंदर ये वही प्रोसीजर है पूरे का पूरा। क्लियर है। Okay, sir. जी सर. अब आता है प्रोसीजर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले बोर्ड का नोटिस भेजा जाएगा। 7 डेज पहले बोर्ड का नोटिस भेजा जाएगा। किस चीज के लिए? इशू नोट लेस देन 7-day notice and agenda of board meeting to consider the payment or satisfaction of charge created on the asset or property of the company। फिर होगी बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के अंदर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्या किया जाएगा? बोर्ड मीटिंग की जाएगी। कंसीडर किया जाएगा द लेटर ऑफ सेटिस्फैक्शन obtained from the charge holder and to take note of the same। फाइलिंग की जाएगी फॉर्म CHG4 के रिगार्डिंग। अप्रूवल किया जाएगा, ऑथोराइज किया जाएगा डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी टू साइन द डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। समझ आ गई। आपको ये भी चेक करना है कि आपकी पेमेंट सारी की सारी हो जा चुकी है, सेटिस्फाई हो चुका हो अगेंस्ट एनी चार्ज रजिस्टर्ड विद द ROC एंड नथिंग इज ड्यू टुवर्ड द चार्ज। आपको ये चीज भी देखना है कि क्या कोई पेमेंट अभी पेंडिंग है हमारी तरफ से या नहीं है, वो भी आप लोगों को देख के चलना है। उसके बाद अगर सारी चीजें हैं तो आप फिर अप्रूव करोगे किसको? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को। क्लियर है। जी सर. फाइलिंग ऑफ फॉर्म। अब कौन कौन से फॉर्म फाइल होंगे? पहला फॉर्म CHG4। CHG4 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट विद नॉर्मल फीस आप फाइल करोगे CHG4 सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग। अब CHG8 का फाइल होता है। CHG8 ये RD को फाइल होता है। RD सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो 300 डेज में भी आपने सेटिस्फैक्शन नहीं करवाया, पहले आपको 30 डेज में करवाना था फ्रॉम द पेमेंट, आप नहीं करवा पाए, आपने दोबारा से 300 दिन का टाइम ले लिया फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, यहां पे भी नहीं करवा पाए, फिर आपको करवाना पड़ेगा कंसोलिडेशन। फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को CHG8 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। इन केस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इज नॉट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days, इट कैन बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विद इन एडिशनल फीस अलोंग विद एप्लीकेशन। साथ ही साथ आप 300 डेज में आपको ये फाइल करना है, और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन लगानी है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर फाइलिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। जो टाइम, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगती है, वो लगती है CHG8 के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करोगे।
और एक्सटेंशन ऑफ टाइम के रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप उसकी कॉपी INC 28 में ROC को फाइल करोगे। समझ आ गई? नॉर्मल अगर आपके 30 डेज में फाइल कर रहे हो तो कौन सा फॉर्म फाइल होगा? नॉर्मल 30 डेज में अगर आप फाइल कर रहे हो तो कौन सा फॉर्म फाइल होगा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का? CHG4। CHG8 सर। CHG4। अगर आप 30 डेज में फाइल नहीं कर पाए फिर आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम। एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए कौन सी एप्लीकेशन किस फॉर्म में लगती है? CHG8। CHG8। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंशन ऑफ टाइम का ऑर्डर पास कर देगी तो विद इन 30 डेज ROC में कौन सा फॉर्म फाइल होगा? INC 28। INC 28। क्लियर है? और सेम टू सेम जैसे हम चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग एंट्री करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग भी CHG7 के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। और जो सर्टिफिकेट मिलता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का वो CHG5 में मिलता है। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यहां तक किसी का कोई डाउट हो यू कैन नो डाउट सर। एनी टाइम। आगे बढ़े। Yes. आगे बढ़ते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, यहां से पढ़ते हैं ये वाला रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेनिंग ROC ऑफिस। अच्छा, रजिस्टर ऑफ चार्ज कौन से फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? रजिस्टर ऑफ चार्ज CHG7। यस, रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन किया जाता है CHG7 के अंदर। ठीक है ना? जो ये रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन किया जाता है इसको मेंटेन किया जाएगा द पर्टिकुलर ऑफ चार्ज मेंटेन ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पोर्टल शैल बी डीम्ड टू बी द रजिस्टर ऑफ चार्ज। MCA की वेबसाइट पे एक पूरा इंडेक्स ऑफ चार्ज मेंटेन किया जाता है। MCA की पोर्टल के ऊपर चार्ज की पूरी डिटेल रहती है, उसको क्या किया जाता है? उसको ही रजिस्टर ऑफ चार्ज बोला जाता है। द चार्ज रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ फीस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। क्लियर है? जो भी पर्टिकुलर ऑफ चार्ज MCA की वेबसाइट पे बताए गए होते हैं, जो भी इंडेक्स ऑफ चार्ज MCA की वेबसाइट पे बताया गया होता है उसे ही रजिस्टर ऑफ चार्ज बोला जाता है। और कोई भी पर्सन एक इंस्पेक्शन फीस पे करके उसको चेक भी कर सकता है। समझ आ गई? यस सर। हाँ, MCA की Yes, वेबसाइट sir. पे जब आप जाओगे, MCA 21 की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको सारे एक कंपनी के सारे चार्ज की डिटेल का पता चल जाएगा कि कंपनी ने कब चार्ज क्रिएट किया था, कब मॉडिफाई हुआ था, कब सेटिस्फाई हुआ था। जब से कंपनी बनी है क्या कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट किया है, नहीं किया है, किस किस डेट पे किया है, कितना किया है, कितने अमाउंट का किया है, अभी भी कोई चार्ज है या नहीं है, सब आप उसको देख सकते हो। समझ आ गई? और अगर आपको फिजिकली भी देखने हैं डॉक्यूमेंट तो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके फिजिकली भी देख सकते हो। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके फिजिकली में भी देख सकते हो। यहां तक कोई डाउट हो बच्चों तो मुझे बताओ। यहां तक किसी का कोई डाउट देन यू कैन शेयर, यू कैन टेल, यू कैन डिस्कस विद मी, अदरवाइज हम आगे बढ़े।
मंशा, गौरी, सौरभ, एनी डाउट? क्लियर है सर। नो डाउट सर, नो डाउट। अब आगे आता है हमारे आगे सेक्शन 84, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। रिसीवर और मैनेजर की अपॉइंटमेंट कब होती है, बात करते हैं। वेयर एनी पर्सन ऑब्टेन ऑर्डर फॉर दी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, और एनी पर्सन अपॉइंट रिसीवर और मैनेजर अंडर any power contained in the instrument in relation to the charged property, intimation in the form of notice shall be given by such person to the company or ROC. मान लो मंशा ने प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया, प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया, मंशा ने गौरी से लोन ले रखा था, मंशा गौरी का लोन नहीं दे पाई, गौरी चली गई कोर्ट के पास, कोर्ट से ऑर्डर ले आई, भाई मंशा मेरा पैसा नहीं दे रही, मंशा ने जो चार्ज क्रिएट किया हुआ था मेरे फेवर में, मुझे उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी अपॉइंटमेंट करवानी है, किसी रिसीवर की और किसी मैनेजर की, जो मेरी उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सके और जो उस प्रॉपर्टी को या तो सेल कर सके जिससे पैसा रिकवर करके मुझे दे सके। समझ आ गई बात मेरी? क्लियर है? यस बच्चों। यस सर। अब क्या है, ये सिचुएशन कैसे आती है, केस विच अंडर विच इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड when any person obtain order for appointment of receiver of a property of a company which is subject to charge। मान लो मंशा लिमिटेड कोई कंपनी थी, मंशा लिमिटेड ने गौरी से कोई लोन ले रखा था, गौरी के फेवर में मंशा ने किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया हुआ था, मंशा लिमिटेड ने गौरी के लोन रिपे करने में डिले कर दिया, गौरी कोर्ट के पास चली गई, गौरी ने बोला कि भाई जो ये प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट मेरे फेवर में है, मेरी जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी मैनेजर को या किसी रिसीवर को अपॉइंट किया जाए। समझ आ गई? When any person obtain any order for the appointment of receiver of property of a company which is subject to charge, when any person obtain any order for the appointment of person to manage the property of company subject to charge, किसी रिसीवर की अपॉइंटमेंट करने के लिए, किसी पर्सन जो कि मैनेज करेगा प्रॉपर्टी उसके रिगार्डिंग कोई ऑर्डर लेती है, व्हेन एनी पर्सन हिमसेल्फ अपॉइंट एनी, या फिर कोई पर्सन खुद को अपॉइंट करवाने के लिए ऑर्डर ले लेता है एज अ रिसीवर और मैनेजर, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस सेक्शन के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, फिर आपको इंटीमेशन देना पड़ता है। हु शैल इंटीमेशन, अब जब रिसीवर अपॉइंट हुआ, मैनेजर अपॉइंट हुआ, गौरी ने मान लो कोर्ट से ऑर्डर ले लिया प्रॉपर्टी के ऊपर, मंशा की प्रॉपर्टी के ऊपर रिसीवर अपॉइंट करने के लिए, मंशा की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए, या गौरी ने ऑर्डर ले लिया कोर्ट से अपने आप को ही मंशा की प्रॉपर्टी के ऊपर रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट करने के लिए, तो इंटीमेशन देना पड़ेगा। इंटीमेशन कौन देगा? इंटीमेशन शैल बी गिवन बाय पर्सन हु शैल ऑब्टेन द ऑर्डर और द पर्सन हु हिमसेल्फ अपॉइंट द रिसीवर और मैनेज द प्रॉपर्टी, मतलब गौरी जिसने ऑर्डर लिया, और किसको इंटीमेट करना पड़ेगा, गिव नोटिस टू द अपॉइंटमेंट टू द कंपनी एंड आरओसी, आरओसी और कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? गौरी कोर्ट से ऑर्डर लेगी रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट करने के लिए, या अपने आप को ही रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट करने के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर, तो गौरी को फिर इंटीमेट करना पड़ेगा कंपनी को और आरओसी को। चलो समझ आ गई मेरी बात? कि कौन सा फॉर्म जाता है अपॉइंटमेंट कराने के लिए, CHG 6, आप CHG 6 के अंदर इंटीमेट करोगे, और कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के अंदर अंदर 30 डेज, जिस दिन आपने ऑर्डर पास हुआ अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग किसी रिसीवर की, मैनेजर की, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी में CHG 6 फाइल करना है। समझ आ गए?
यहां तक कोई डाउट हो बच्चे तो मुझे बताओ। नो सर। हाँ। अब बात करते हैं रजिस्ट्रार क्या करेगा। जैसे ही रजिस्ट्रार के पास फॉर्म आ जाएगा, फीस आ जाएगी, तो रजिस्ट्रार जो भी रिसीवर अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग उसको पर्टिकुलर रिसीव हुए हैं उनको रजिस्टर कर देगा। उनको क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग किसी भी रिसीवर, अच्छा रिसीवर कौन होता है? मान लो रिसीवर का मतलब क्या होता है कि मैंने मंशा से लोन ले रखा था, मैंने मंशा से लोन लिया और उसके बदले में मैंने अपने घर को गिरवी रख दिया मंशा के पास, लेकिन मैं इसका पैसा नहीं पे कर पाया। अब मंशा चली गई कोर्ट में, कोर्ट से ऑर्डर लेने के लिए कि सर विक्रम मेरा पैसा पे नहीं कर पाया, तो अब मुझे उसकी प्रॉपर्टी जो कि मेरे फेवर में चार्ज था, उसकी प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा रिसीव करना है। तो इस पर्पस के लिए आप एक काम करो, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी रिसीवर को या मैनेजर को अपॉइंट कर दो। तो आप ऑर्डर लेके आओगे, ऑर्डर लेने के बाद आप कंपनी को इंटीमेट करोगे, आरओसी में फॉर्म फाइल करोगे और आरओसी फिर उस रिसीवर को रजिस्टर कर देगा कि भाई हाँ, इस कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर ये रिसीवर अपॉइंट हो चुका है। समझ आ गई बात? यस सर। हाँ, ऐसे ही मान लो जब अपॉइंटमेंट का जैसे नोटिस देना पड़ता है, ऐसे ही रिमूव करने का, किसी रिसीवर और मैनेजर को रिमूव करने का नोटिस भी दिया जाता है, रिमूवल। अब हु शैल इंटीमेट, इंटीमेट कौन करेगा? पर्सन जिसने अपॉइंट किया था वही इंटीमेट करेगा, वही कंपनी को बताएगा, वही आरओसी को बताएगा और वही फॉर्म सीआरजी 6 में बताएगा। सेम टू सेम प्रोविजन। कोई डाउट? क्लियर है? नो सर। एनी क्लियर है डाउट? सर। यहां क्लियर तक है किसी सर। बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ये जो हमने ऊपर पढ़ा रजिस्टर ऑफ चार्ज सीआरजी 7 में No, बनता sir. है। रजिस्टर ऑफ चार्ज में चार्ज क्रिएशन से रिलेटेड, चार्ज मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज से रिलेटेड सारी एंट्री आती है। रजिस्टर ऑफ चार्ज कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे मेंटेन किया जाता है। जितनी भी एंट्री होती है रजिस्टर ऑफ चार्ज में, उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है बाय डायरेक्टर, बाय कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा। हाँ, और इस रजिस्टर ऑफ चार्ज को परमानेंटली कंपनी को क्या करना पड़ता है? प्रिजर्व करना पड़ता है। तो ये सेम टू सेम आप इजी है, देख सकते हो। इंस्पेक्शन, कोई भी मेंबर क्रेडिटर विदाउट फीस इंस्पेक्ट कर सकता है रजिस्टर ऑफ चार्ज को, या कोई दूसरा पर्सन उसको चेक करना चाहे तो एक फीस जो कि आर्टिकल के द्वारा बताई गई है, वो फीस ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स उसको चेक कर सकता है बाय पेइंग दैट फीस। समझ आ गई? क्लियर है? अगर कोई भी पर्सन चार्ज के प्रोविजन को फॉलो नहीं करता तो कंपनी के केस में कितनी पेनल्टी लगेगी? 5 लाख की पेनल्टी लगेगी। ऑफिसर ऑफ एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में 50,000 की पेनल्टी लगेगी। और कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करते टाइम जानबूझकर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उसके ऊपर फ्रॉड का केस लगेगा। समझ आ गई बच्चों? कोई भी पर्सन यस सर। कॉन्ट्रावेन करता है एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6, मतलब चार्ज के प्रोविजन को, तो कंपनी पे 5 लाख की पेनल्टी लगेगी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में 50,000 की पेनल्टी लगेगी। और कोई भी विलफुल फर्निश ऑफ एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और नोइंगली सप्रेस एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 77, तो वो फ्रॉड के केस में क्या होगा? लायबल होगा। उस पे क्या होगा? फ्रॉड का केस लग के यहाँ पर चलेगा। यहां तक कोई बच्चों डाउट हो तो मुझे बताओ। आप लोगों का यहां तक कोई डाउट No, हो sir. तो मुझे बता नो सकते हो। सर। ठीक है, No, sir. No doubt. क्लियर है? यस सर, क्लियर है। Sir.
अब आगे आता है रेक्टिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्ज। रेक्टिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्ज। मान लो क्या हुआ, जो रजिस्टर ऑफ चार्ज था, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, गलती से क्या हुआ, सेक्शन 87 रेक्टिफिकेशन की बात करता है। रेड विद रूल 12 ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज रूल 2014 प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू रेक्टिफिकेशन द चार्ज। रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए फॉर्म जो फाइल करोगे आप, CHG 8 फाइल होता है। किस चीज के लिए? मान लो हमने ऊपर भी बात करी थी लास्ट सेटिस्फैक्शन में, कोई कंपनी सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का इंटीमेशन देना भूल गई, मान लो ओमिशन टू गिव इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज विद इन द टाइम रिक्वायर्ड। अच्छा, कितने दिनों के अंदर इंटीमेशन देनी होती है? कितने दिनों के अंदर इंटीमेशन देनी होती है? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज की इंटीमेशन कितने दिनों के अंदर देनी होती है नॉर्मल? हाँ जी बच्चों, बताओगे? नॉर्मल इंटीमेशन कितने सर दिनों? 30 days। 30 डेज, ठीक है ना। अगर आपने 30 डेज के अंदर आप भूल गए, इंटीमेट नहीं किया, कोई बात नहीं, या फिर आप भूल गए या आपने मिस स्टेटमेंट की किसी पर्टिकुलर, आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ टाइम, जो रजिस्टर ऑफ चार्ज करते टाइम या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज करते टाइम आपने कोई मिस स्टेटमेंट कर दी, तो उसको आपको रेक्टिफाई कराना है। हो सकती है ना, कोई गलती हो सकती है ना, और जो कि गलती की वजह से वाज एक्सीडेंटल ड्यू टू इनएडवर्टेंस ड्यू टू सम सफिशिएंट कॉज एंड इट इज ऑफ नेचर टू प्रेजुडिस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इट मे ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड एंड ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एंड डीम फिट एक्सपेंडिचर। तो मतलब क्या हो सकता है कि भाई कोई भी कंपनी अगर भूल जाती है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग इंटीमेट करना, या फिर भूल जाती है किसमें, कोई भी पर्टिकुलर फाइल करना ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ चार्ज, ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, तो कंपनी क्या कर सकती है, रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा सकती है। अगर ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई जो कंपनी थी उसके पास एक सफिशिएंट रीजन था कि भाई वो किस रीजन की वजह से भूल गई या कुछ भी हुआ, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड कंसिडरिंग द फैक्ट, कंपनी क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है रेक्टिफिकेशन ऑफ द ओमिशन और मिस स्टेटमेंट एनी पर्टिकुलर। समझ आ गई? और डायरेक्ट कर सकती है एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज if such filing is made within a period of 300 days from the date of payment of satisfaction। तो ये उसके रिगार्डिंग है, रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग, कि भाई आप 30 डेज के अंदर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का फॉर्म फाइल नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन फाइल कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म नंबर CHG 8 के अंदर। और अगर आपने मान लो रजिस्ट्रेशन क्रिएशन ऑफ चार्ज या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज करते टाइम, उसको रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी जो कि गलती से आपसे दी गई, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है तो आपको क्या किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रेक्टिफिकेशन के लिए डायरेक्ट कर सकती है और आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी दे सकती है अगर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का फॉर्म आप 30 डेज में नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से, तो आपको 300 डेज का टाइम मिल जाएगा। समझ आ गई बात? क्लियर है? यस सर। बच्चों कोई डाउट? No, sir. ये फॉर्म, नो सर। हाँ ये फॉर्म है। No, sir, no doubt. CHG 1 किस लिए होता है, CHG 2 किस लिए होता है, CHG 3 किस लिए होता है, CHG 4 किस लिए होता है, CHG 5 किस लिए होता है, CHG 6 किस लिए होता है, CHG 7 किस लिए होता है, CHG 8 किस लिए होता है, CHG 9 किस लिए होता है, CHG 10 किस लिए होता है, CHG 11 किस लिए होता है, CHG 12 किस लिए होता है, CHG 13 किस लिए होता है, CHG 14 किस लिए होता है, CHG 15 किस लिए होता है, CHG 16 किस लिए होता है, CHG 17 किस लिए होता है, CHG 18 किस लिए होता है, CHG 19 किस लिए होता है, CHG 20 किस लिए होता है, CHG 21 किस लिए होता है, CHG 22 किस लिए होता है, CHG 23 किस लिए होता है, CHG 24 किस लिए होता है, CHG 25 किस लिए होता है, CHG 26 किस लिए होता है, CHG 27 किस लिए होता है, CHG 28 किस लिए होता है, CHG 29 किस लिए होता है, CHG 30 किस लिए होता है, CHG 31 किस लिए होता है, CHG 32 कि
ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो ये याद रखना फॉर्म। जी सर। हाँ, ये फॉर्म याद रखना, ये काट दो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लास्ट वाला ये पॉइंट सरफेसी वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्च एंड सीजर रिपोर्ट। सर्च एंड सीजर रिपोर्ट, सर्च एंड सीजर रिपोर्ट कुछ नहीं होती। बैंक जब भी लोन देता है किसी कंपनी को, समझ आ गई मेरी बात? तो लोन देने से पहले बैंक क्या करता है, एक सर्च एंड सीजर करके यहां पर चल सकता है। जो सर्च एंड सीजर रिपोर्ट होती है, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो है बैंक को दे सकता है, जिससे बैंक उस कंपनी की जो कंडीशंस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके बारे में पता कर सके। और सर्च एंड सीजर रिपोर्ट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसको पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस ऊपर ऊपर से एक बार इसको पढ़ लेना अपनी तरफ से, अदरवाइज दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। बट फिर भी आप डिले मत करना, इसको पढ़ लेना,